हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आपने फिजिक्स में 3 चैप्टर पढ़ लिया है। पहला चैप्टर है फिजिकल वर्ल्ड, दूसरा है सिस्टम एंड यूनिट्स। इसमें आपने मेजरमेंट पढ़ा, डायमेंशनल एनालिसिस पढ़े, सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ा। तीसरा चैप्टर है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। आज चौथा चैप्टर स्टार्ट करेंगे मोशन इन ए प्लेन। मोशन इन ए प्लेन का सीधा एग्जाम्पल है, जैसे फर्श पे कोई चींटी चल रही है या दीवार पे कोई छिपकली चल रही है। ये सारे एग्जाम्पल मोशन इन ए प्लेन के हैं। लेकिन इनको जानने से पहले हमें वेक्टर क्वांटिटीज़ को जानना आवश्यक है। अब ये वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या है? फिजिक्स में कुछ क्वांटिटीज़ को डिनोट करने के लिए डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है, कुछ को डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे मास है, मास को शो करने के लिए कोई डायरेक्शन नहीं चाहिए। टाइम है, टाइम को शो करने के लिए कोई डायरेक्शन नहीं चाहिए। लेकिन वेलोसिटी है, फोर्स है, एक्सेलरेशन है, इनको डिस्क्राइब करने के लिए डायरेक्शन चाहिए। अगर मैंने कहा ट्रेन की वेलोसिटी 40 किलोमीटर पर आवर है, तो इसके साथ डायरेक्शन बताना ज़रूरी है। सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम नहीं होने वाला। तो डायरेक्शन के बेस पर हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज़ को दो पार्ट में बांटते हैं। वैसे बांटा तो 3 में जाता है, लेकिन आपके कोर्स में टेंसर है नहीं, तो अभी आप लोग इतना जानेंगे कि डायरेक्शन के बेस पर फिजिकल क्वांटिटीज़ को 2 पार्ट में बांटते हैं। पहला जो पार्ट है उसे हम लोग कहेंगे स्केलर क्वांटिटीज, और दूसरा जो पार्ट है वो हम कहेंगे वेक्टर क्वांटिटीज। अब पहली डेफिनेशन स्केलर क्वांटिटीज। व्हाट आर स्केलर क्वांटिटीज? स्केलर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच रिक्वायर ओनली मैग्नीट्यूड, यानी विच रिक्वायर only magnitude for their representation। इसका एग्जाम्पल है मास, टाइम, लेंथ। अब देखिए, सबसे अच्छी बात यह है कि ये सारी क्वांटिटीज जो हैं वो सिंपल मैथमेटिक्स फॉलो करती हैं। जैसे मैंने कहा मेरे पास एक 3 मीटर की रॉड है, एक दूसरी रॉड 2 मीटर की है, तो कुल कितनी लंबाई हो गई? आपने सिंपल जोड़ दिया, 3 + 2 = 5। यहाँ पे कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ी। अब वेक्टर में आते हैं, इसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए। अभी मैं आपको छोड़ रहा हूँ, इसे बाद में बताऊँगा। तो दोज फिजिकल क्वांटिटीज which require magnitude and direction both। लेकिन आपने 10th में पढ़ा है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट में देखिए, ये जैसे मान लीजिए ये वायर AB है, इसमें 3 एम्पियर की करंट आ रही है। ये दूसरा वायर हमने CB जोड़ा, इसमें 5 एम्पियर की करंट आ रही है, और ये टोटल 8 एम्पियर की करंट बाहर आएगी। तो ये कौन सा रूल हुआ बेटा? 3 + 5, सिंपल अर्थमेटिक हो गई। लेकिन यहाँ देखिए मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, लेकिन फॉलो क्या कर रही है? अर्थमेटिकल रूल। तो इलेक्ट्रिक करंट इसीलिए डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड होने के बाद भी इसे हम वेक्टर नहीं मानते, स्केलर मानते हैं। तो तीसरी चीज यहाँ लिखनी पड़ेगी, मैग्नीट्यूड होना चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए, और फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिन्हें वेक्टर होना है, वो मैग्नीट्यूड होना चाहिए, उनमें डायरेक्शन होना चाहिए, और वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करना चाहिए। तो डेफिनेशन क्या हो गई? दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच रिक्वायर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एज वेल एज फॉलो vector law of addition is known as vectors या वेक्टर क्वांटिटीज। एग्जाम्पल में है डिस्प्लेसमेंट। आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा है डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी होता है, जीरो भी होता है, निगेटिव भी होता है। तो ये डायरेक्शन के हिसाब से होता है।
वेलोसिटी पढ़ा है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ये भी आपके वेक्टर है, फोर्स आपने पढ़ा है, फोर्स क्या पढ़ा है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये सारी क्वांटिटीज जो हैं ये हमारी वेक्टर क्वांटिटीज हैं। अब नेक्स्ट आपको मैं बताने जा रहा हूं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज। अगली हेडिंग है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज। किसी भी इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर के ऊपर एरो बना दीजिए इस तरह से V। दिस इज योर वेक्टर रिप्रेजेंटेशन मीन्स वेलोसिटी। तो एनी कैपिटल लेटर एरोड इज नोन एज वेक्टर क्वांटिटीज। अब फिजिक्स में डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं। पहला, जैसा आपने ज्योग्राफी में पढ़ा हुआ है इस तरह से पढ़ते हैं डायरेक्शन को, ये नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट। ये आपने पिछले साल पढ़ा होगा ज्योग्राफी में। और अगर ये 45 पे एक डायरेक्शन बना देंगे तो ये नॉर्थ ईस्ट, ये इधर 45 पे बना देंगे तो ये नॉर्थ वेस्ट, इधर ये ईस्ट साउथ, ये 45 पे साउथ वेस्ट। इस तरह से डायरेक्शन होती है। और दूसरा तरीका होता है डायरेक्शंस आर डिनोटेड बाय एंगल्स। कोई एंगल हमने बता दिया जैसे थीटा 30 डिग्री, थीटा 40 डिग्री, थीटा 45 डिग्री। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको एंगल बिटवीन वेक्टर्स जानना है। कैसे हम जानेंगे? तो नेक्स्ट हेडिंग है एंगल बिटवीन वेक्टर्स। जैसे मान लीजिए ये एक पॉइंट है O, ये वेक्टर A इधर है, ये वेक्टर B इधर है, तो ये थीटा ये माना जाएगा एंगल बिटवीन वेक्टर A एंड वेक्टर B। ये देखिए दोनों आउटवर्ड हैं, यहाँ कोई इनवर्ड नहीं है। तो आप जिस पॉइंट पर भी डायरेक्शन लेंगे दोनों डायरेक्शन आउटवर्ड आपको लेना पड़ेगा। अगर एक इनवर्ड हो जाए, जैसे सपोज दैट ये एक ऐसे हमने लिया A और B ऐसे बना दिया और यहाँ कह दिया ये थीटा 30, और कोई सर आपसे पूछे कि एंगल बिटवीन वेक्टर्स कितना है और आपने जवाब दिया थीटा 30 डिग्री, दिस विल बी रॉन्ग। तो समस्या उठती, फिर क्या करें? इसको आगे बढ़ाइए। देखिए इस पॉइंट से A भी बाहर जा रहा है, B भी बाहर जा रहा है। आपको मालूम है स्ट्रेट लाइन 180 होती है, तो ये एंगल कितना हुआ बेटा? 150 डिग्री। तो दिस इज योर एंगल बिटवीन वेक्टर्स। सिंपल सा तरीका मैं बता रहा हूं, पॉइंट पे दोनों आउटवर्ड डायरेक्शन हो, दोनों वेक्टर बाहर की ओर जाते हो, तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स in outward direction is the angle। यही एंगल लिया जाता है। इस तरह से हम लोग डायरेक्शन लेते हैं सिंपली। ये जो आपने फिजिक्स में अपने ज्योग्राफी में पढ़ा हुआ है, और ये इधर एंगल का क्राइटेरिया है। अगली हेडिंग है आपकी टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। पहला देखिए इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स में दो चीजें होनी चाहिए, सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। जैसे ये वेक्टर A, ये वेक्टर B, देखिए दोनों की डायरेक्शन सेम है, दोनों की लंबाइयां भी बराबर हैं, तो ये इक्वल वेक्टर्स हो गए। इनको पैरेलल वेक्टर्स भी हम लोग बोल सकते हैं, आल्सो नोन एज पैरेलल वेक्टर्स।
अब इसका पैरेलल का अपोजिट क्या होगा, एंटी पैरेलल। तो दूसरा टाइप हो गया हमारा एंटी पैरेलल वेक्टर्स। ये देखिए ए, इधर ये बी, दोनों में क्या डिफरेंस नजर आ रहा है आपको, सिर्फ डायरेक्शन बदल दिया है, मैग्नीट्यूड तो वही है। तो जब मैग्नीट्यूड सेम हो यानी सेम मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन, तो इसे हम कहेंगे एंटी पैरेलल वेक्टर्स। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे कॉन्सेप्ट के लिए, यूनिट वेक्टर्स। देखिए समझते हैं यूनिट वेक्टर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट इन आवर फिजिक्स। जैसे मैंने आपसे बोला फोर्स इज 1 न्यूटन, वेलोसिटी इज 1 मीटर पर सेकेंड, तो मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, 1 न्यूटन या 1 मीटर पर सेकेंड, तो मैग्नीट्यूड कितना बोला जा रहा है, 1। तो ऐसे सभी वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड 1 हो उन्हें हम कहते हैं यूनिट वेक्टर्स। सच वेक्टर्स हैविंग मैग्नीट्यूड यूनिटी, यूनिटी को 1 है, आर कॉल्ड एज यूनिट वेक्टर्स। इसको हम डिनोट करते थे कि कोई भी लेटर बनाएंगे लेकिन इसे टोपी पहना देंगे, इसे बोलते हैं कैप, ए कैप। इसका फार्मूला हो जाता है वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। वेक्टर मतलब ए, और इस तरह दो डंडों के बीच में वेक्टर लिख दीजिए, जिसे मैग्नीट्यूड कहते हैं। ये मैथ में आपको सबने 10 में पढ़ाया होगा, मॉडुलस निकालना। मॉडुलस मतलब जितना मैग्नीट्यूड हो, जैसे मैंने आपसे कहा 5 न्यूटन, तो यहाँ क्या न्यूमेरिकल वैल्यू है, 5 है, तो वही मैग्नीट्यूड है। यानी सिंपल समझ लीजिए, न्यूमेरिकल वैल्यू इज मैग्नीट्यूड। तो आपने चैप्टर 2 में पढ़ा था न्यूमेरिकल वैल्यू, आज इसका एक नया नाम जान लिया, मैग्नीट्यूड, एक है अपॉन यूनिट वेक्टर। अब देखिए अगली जो हेडिंग है वो है ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स, देखिए नाम से समझते हैं, ऑर्थोगोनल, यूनिट और वेक्टर। ऑर्थोगोनल मीन्स है कि ऐसी 3 साइडें जो परपेंडिकुलर, ये मेरा हाथ देखिए आप, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये अंगूठा, ये 90 है, ये 90 है, ये 90 है, तो ये एक ऑर्थोगोनल का नमूना है। आप अपने घर में छत को देखिएगा, छत से छत की दोनों लंबाइयाँ और जो नीचे लंबाई आ रही है वो भी ऑर्थोगोनल है। तो ऐसे यूनिट वेक्टर्स, सच यूनिट वेक्टर्स which are mutually perpendicular are known as orthogonal unit vectors। अब ये देखिए आपने पढ़ा होगा हाई स्कूल में, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये 90 है। अब तीसरी लाइन हम यहाँ अपने प्लेन पे 90 बना ही नहीं सकते, तो एक तिरछी लाइन हम ऐसे खींच देते हैं, इसे बोलते हैं जेड एक्सिस, जो मैंने आपको मोशन ऑफ प्लेन में फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ाया था। इधर ये वेक्टर आई कैप मानते हैं, इधर हम जे कैप मानते हैं, इधर के कैप। ये आपको याद करना है पूरे फिजिक्स में, जब तक आप फिजिक्स पढ़ोगे तब तक ये ऐसे होना है। आई कैप मतलब यूनिट वेक्टर along x एक्सिस, जे कैप मतलब यूनिट वेक्टर along y एक्सिस, के कैप मतलब यूनिट वेक्टर along z एक्सिस। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में
मैं इसके आगे का पार्ट पढ़ाऊँगा। थैंक यू।